नमस्कार दोस्तों, जागृति क्लासेज के ऑनलाइन प्रोग्राम में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। संविधान में हम लोग राष्ट्रपति पढ़ रहे थे और पिछले लेक्चर में हम राष्ट्रपति की लगभग 2 लेक्चर्स कंप्लीट कर चुके हैं, जिसमें महाभियोग तक की प्रक्रिया को हम बहुत अच्छे तरीके से डिफाइन कर चुके हैं। देखिए दोस्तों, जो राष्ट्रपति टॉपिक है, चाहे किसी भी एग्जाम के लिए हो, वो चाहे वनडे एग्जाम हो या किसी स्टेट का सिविल सर्विस का एग्जाम हो या यूपीएससी का एग्जाम हो, प्रेसिडेंट का जो टॉपिक है यहाँ से हर साल 1 या 2 सवाल हर एग्जाम में रहते हैं। अगर आपने अच्छे तरीके से प्रेसिडेंट को पढ़ लिया है तो यहाँ से एक भी सवाल आपका गलत नहीं होगा। अब देखिए, अगर मैं पूरी पॉलिटी की बात करता हूँ, कॉन्स्टिट्यूशन की बात करता हूँ, तो पॉलिटी से लगभग हर एग्जाम में 15 क्वेश्चंस के आसपास रहते हैं। देखिए, यूपीएससी का ये हमेशा वो रहा है, प्रचलन में रहा है कि लगभग 12 से लेकर के 15 सवाल यूपीएससी में हर साल पूछे जाते हैं। और अगर स्टेट सिविल सर्विस की हम बात करते हैं तो स्टेट सिविल सर्विस में चाहे वो आरएएस हो, चाहे यूपीपीसीएस हो, चाहे एमपीपीसीएस हो या किसी अन्य राज्य का पीसीएस हो, उसमें लगभग 15 से 20 सवाल पॉलिटी से रहते ही रहते हैं, आते हैं हमेशा। आप पिछली साल के पेपर्स उठा करके देख लीजिए। मैं इस आंकड़े को इसलिए बता रहा हूँ कि हम लोगों ने पूरा प्रयास किया है इस कॉन्स्टिट्यूशन की सीरीज में, पॉलिटी की सीरीज में, कि अगर कोई स्टूडेंट अपना समय यहाँ दे रहा है, क्योंकि समय हर किसी के पास इतना नहीं है कि वो बार बार किसी लेक्चर को देखे या किसी क्लास को कई बार ज्वाइन करे। हमने पूरी कोशिश की है कि एक बार में आप इन लेक्चर्स को देखें, अपने नोट्स बनाएं और लगभग अगर आप यूपीएससी का भी एग्जाम देते हो तो आप कम से कम 15 में से 12 सवाल सही करके आओगे और यहाँ कम से कम आप 17 से 18 सवाल की बढ़त मार सकते हो अन्य उम्मीदवारों की अपेक्षा। इस तरीके से सीरीज को तैयार किया गया है। तो जो प्रेसिडेंट वाला टॉपिक है, यहाँ से लगभग 2 से 3 सवाल हर एग्जाम में पूछे जाते हैं, इसीलिए इसको बहुत अच्छे से पढ़ना। मैंने इसको कई सीरीज में बांटा है, एक साथ में इसको नहीं पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। अगर हम धीरे धीरे सीरीज बाई सीरीज एक एक पॉइंट को कवर करते हुए चलेंगे तो मेरा वादा है आपसे कि पॉलिटी के अंदर आप कभी भी जिंदगी में दोबारा आपको पॉलिटिकल साइंस पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ये मेरा खुद का अनुभव है। मैं भी कई सारे एग्जाम्स देता रहता हूँ, कई सारे पेपर्स देखता रहता हूँ। तो जो ट्रेंड आज का चल रहा है उस ट्रेंड को लेकर के ही ये वीडियोज आपके लिए बनाए गए हैं और आप अच्छे तरीके से इनको देखिए, अपने आप पर यकीन रखिए और अपने आप पर यकीन रखोगे तो एग्जाम में आप अन्य उम्मीदवारों की अपेक्षा बहुत ज़्यादा बढ़त मार पाओगे, ठीक है। तो आज का जो टॉपिक है वो क्या है? राष्ट्रपति की पावर्स। तो राष्ट्रपति की शक्तियां क्या है? देखिए, हम लोगों ने देखा कि हमारे यहाँ जो कार्यपालिका होती है, एग्जीक्यूटिव होती है, ये 2 तरह की होती है। एक तो होती है नाम मात्र की कार्यपालिका और एक होती है वास्तविक कार्यपालिका। तो नाम मात्र की कार्यपालिका का जो प्रमुख है वो कौन था? राष्ट्रपति था। और वास्तविक कार्यपालिका का जो प्रमुख होता है वो कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है। तो ऑब्वियसली बात है, संसदीय सरकार में किसकी भूमिका अधिक होगी? प्रधानमंत्री की अधिक होगी। जबकि राष्ट्रपति की जो भूमिका है ये क्या हो जाती है? यहाँ कम हो जाती है। लेकिन भूमिका कम होने की वजह से, या कह सकते हैं कि चाहे भारत का राष्ट्रपति नाम मात्र का राष्ट्रपति हो, उसके बावजूद भी इसको बहुत सारी शक्तियाँ संविधान के द्वारा प्रदान की गई हैं, जिन शक्तियों का प्रयोग ये क्या करेगा? अपने विवेक से भी कर सकता है और मंत्रिपरिषद की सलाह से भी करेगा, ठीक है। तो यहाँ कह सकते हैं कि भारत के राष्ट्रपति के पास केवल नाम मात्र की शक्ति नहीं है, कुछ शक्तियां इसको दी भी गई हैं और उन शक्तियों का प्रयोग ये वास्तविक रूप में भी करते हैं, ठीक है। देखिए कौन कौन सी पावर्स दी गई हैं, एक बार हम उनकी लिस्ट बना लेते हैं यहाँ पर कि राष्ट्रपति को कौन कौन सी पावर्स मिली हुई हैं और किस तरीके से वो उन पावर्स का प्रयोग करता है। तो देखिए, सबसे पहली पावर्स जो आएगी राष्ट्रपति की वो आती है इसकी कार्यपालिका शक्ति। एग्जीक्यूटिव पावर्स क्या है राष्ट्रपति की? तो कार्यपालिका शक्तियों के बारे में देखेंगे विस्तार से कि एग्जीक्यूटिव पावर्स में राष्ट्रपति के क्या क्या काम है, कौन कौन से अधिकार हैं इसके, तो उन अधिकारों को एक बार अच्छे से समझेंगे। इसके बाद में सैन्य शक्तियां, कि राष्ट्रपति की सैन्य मिलिट्री पावर्स क्या हैं। राजनयिक या कूटनीतिक शक्तियां, डिप्लोमेटिक पावर्स जिसे बोलते हैं,
या कूटनीतिक शक्ति। एक एक करके हम चर्चा करेंगे अभी इनके बारे में विस्तार से, ठीक है। इसके बाद में आती है इसकी विधायी शक्तियां, विधायी पावर, लेजिस्लेचर पावर्स। और विधायी शक्ति के बाद में न्यायिक शक्तियां, वित्तीय शक्तियां, और इसी क्रम से हम इन शक्तियों को पढ़ेंगे। न्यायिक शक्तियां, ठीक है। इनके अलावा राष्ट्रपति की कुछ आपातकालीन शक्तियां हैं जो इसकी अद्वितीय विशेषताएं हैं। आपातकालीन शक्ति के अलावा इसकी वीटो पावर, निषेधाधिकार शक्ति, जिसे हम वीटो पावर बोलते हैं, ठीक है। वीटो पावर के अलावा एक और आती है इसकी अध्यादेश जारी करने की शक्ति। ठीक है, तो ये कुछ पावर्स हैं किसकी, राष्ट्रपति की। और इनके अलावा एक पावर्स और आती है इसकी, वो न्यायिक शक्ति के अंतर्गत ही आ जाएगी, जो क्षमादान की शक्तियां हैं। और इसके अलावा कुछ और पावर्स हैं जिनको हम अन्य शक्तियों में लेंगे, जो इनके अलावा जो शक्तियां, जो अधिकार राष्ट्रपति के हैं वो रह जाएंगे, तो उनको अन्य पावर्स में ले लेंगे। तो इस तरीके से हम इस सीक्वेंस में राष्ट्रपति की पावर्स की चर्चा करेंगे। और उसमें जो पहला सीक्वेंस रहेगा वो क्या है कि कार्यपालिका या एग्जीक्यूटिव, या ये बोल सकते हैं कि जो प्रशासनिक शक्तियां हैं राष्ट्रपति की वो क्या है, ठीक है। चलिए एक बार आप इनकी लिस्ट को अपनी नोट्स में भी नोट डाउन करते जाएं, मेंशन करते जाइए साथ साथ, ताकि बार बार आपको कभी जिंदगी में नोट्स बनाने की आवश्यकता ना पड़े। देखिए पहली पावर क्या है इसकी, कार्यपालिका शक्तियां या एग्जीक्यूटिव पावर। देखिए एग्जीक्यूटिव पावर वो होती है जो प्रशासन से संबंधित अधिकार राष्ट्रपति को देती हैं, कि प्रशासन से रिलेटेड कौन कौन से अधिकार राष्ट्रपति के पास होंगे वो हमारी कार्यपालिका शक्ति में आ जाते हैं, या शासन से संबंधित जो अधिकार राष्ट्रपति के होंगे वो किसके अंदर आएंगे, कार्यपालिका शक्ति में। कार्यपालिका शक्ति को इंग्लिश में बोला जाता है एग्जीक्यूटिव पावर्स। तो पहली बात यहाँ आती है, आपने जब मैंने आर्टिकल 53 आपको पढ़ाया था तो उसमें एक चर्चा की थी कि जो कार्यपालिका शक्ति होती है, यानी कि कार्यपालिका की जो शक्तियां होंगी इसकी, तो ये जो कार्यपालिका शक्ति है ये किस में निहित होती है, राष्ट्रपति में निहित होती है। और ये भी बताया था कि राष्ट्रपति इन शक्तियों का प्रयोग या तो स्वयं करेगा या अपने अधीनस्थ अधिकारियों के माध्यम से करेगा, अधीनस्थों के माध्यम से करेगा। तो ये चर्चा किसमें लिखी थी, ये बात लिखी थी आपकी किसमें, आर्टिकल 53 में। और आर्टिकल 53 कहता है कि शासन संबंधी जितने भी कार्य भारत में किए जाएंगे वो सारे कार्य किसके नाम से किए जाएंगे, राष्ट्रपति के नाम से किए जाएंगे। और अगर प्रधानमंत्री भी कोई ऐसा कार्य करता है प्रशासन से संबंधित, कार्यपालिका से संबंधित, तो वो कार्य भी किसके नाम से होगा, राष्ट्रपति के नाम से होगा। तो आर्टिकल 53 विस्तार रूप से ये कहता है कि जो कार्यपालिका की शक्तियां हैं वो राष्ट्रपति में निहित होंगी और राष्ट्रपति इनका प्रयोग या तो स्वयं करेगा या अपने अधीनस्थ अधिकारियों के माध्यम से करेगा। दूसरा अधिकार क्या है कि राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए, किसके लिए, सलाह देने के लिए क्या होगी, एक मंत्री परिषद होगी। और इस मंत्री परिषद का जो प्रधान होता है या जो मुखिया होता है वो कौन होगा, प्रधानमंत्री होगा। कौन होगा, प्रधानमंत्री होगा। दूसरा अधिकार क्या है, ये है कि राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए एक मंत्री परिषद होगी और इस मंत्री परिषद का प्रधान प्रधानमंत्री होगा। यहां तक बात समझ में आई। दूसरी बात होती है कि जो शासन संबंधी जितने भी काम हैं वो किसके नाम से किए जाते हैं, राष्ट्रपति के नाम से किए जाते हैं। मैं यहां लिख देता हूं, किसके नाम से किए जाएंगे, राष्ट्रपति के नाम से किए जाएंगे।
इसको आप याद रखना। अब एक बात आती है कि राष्ट्रपति को एक और अधिकार है कि वो पदाधिकारियों की या कुछ अधिकारियों की नियुक्ति कर सकता है और उनको पद से हटा सकता है। ठीक है, तो एक और अधिकार क्या आ गया, पदाधिकारियों की नियुक्ति से संबंध। राष्ट्रपति क्या कर सकता है, पदाधिकारियों की नियुक्ति कर सकता है। वो अभी देखेंगे कौन कौन से पदाधिकारियों की नियुक्ति करता है, और उनको पद से हटा भी सकता है। ये एक अधिकार इसका हो गया। अब यहां हमें यह देखना है कि जो राष्ट्रपति की नियुक्ति संबंधी पावर हैं, ये किन किन को नियुक्त करेगा। ठीक है, तो देखिए एक बार इसको मैं दोबारा से लिख देता हूं कि राष्ट्रपति की अधिकारियों को नियुक्त करने की जो पावर्स हैं, तो वो किन किन अधिकारियों को नियुक्त करेगा। तो इसकी जो नियुक्ति संबंधी शक्तियां हैं वो भी देख लीजिए। देखिए किन किन की नियुक्ति करता है ये। सबसे पहले आता है कि आपने अभी मैंने एक बात बताई थी कि प्रधानमंत्री को सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी, और उस मंत्रिपरिषद का मुखिया कौन होगा, प्रधानमंत्री होगा। तो राष्ट्रपति क्या करता है, प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है। एक तो देखिए प्रधानमंत्री कभी भी न तो निर्वाचित होता है और ना ही चयनित होता है, इसकी नियुक्ति की जाती है, और वो भी किसके द्वारा की जाती है, राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। ठीक है, एक बार एग्जाम में सवाल आया था कि भारत का प्रधानमंत्री होता है मनोनीत, चयनित, निर्वाचित या नियुक्त। अब बताइए क्या आंसर होगा इसका। देखिए ये होता है नियुक्त, और नियुक्त कौन करता है, राष्ट्रपति करता है। तो राष्ट्रपति क्या करेगा, भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति करेगा और मंत्रिपरिषद की नियुक्ति करेगा इसके साथ साथ। किसकी सलाह से, प्रधानमंत्री की सलाह से। किसकी सलाह से, प्रधानमंत्री की सलाह से। यानी कि प्रधानमंत्री जिन व्यक्तियों के नाम राष्ट्रपति को सुझाएगा, वो उन व्यक्तियों को मंत्री पद की शपथ दिलाएगा या मंत्री पद पर नियुक्त करेगा। तो यहां हमारे 2-3 सवाल बन गए कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति करता है। मंत्रिपरिषद की नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति करता है। किसकी सलाह पर करता है, तो प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की नियुक्ति करेगा। पहले वो क्या करेगा, प्रधानमंत्री की नियुक्ति करेगा, फिर प्रधानमंत्री जिन लोगों के नाम की लिस्ट राष्ट्रपति के पास भेजेगा, राष्ट्रपति उन लोगों को मंत्रिपरिषद के तौर पर नियुक्त करेगा। दूसरी बात आती है आप महान्यायवादी, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। तो महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करेगा, राष्ट्रपति करता है। और ये जो प्रावधान दे रखा है ये किस आर्टिकल में है, अनुच्छेद 76 में। यानी कि अनुच्छेद 76 के तहत महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति करता है। दूसरा सीएजी, कंट्रोलर ऑडिटर जनरल की नियुक्ति कौन करता है, यानी कि भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। तो नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति भी कौन करेगा, राष्ट्रपति करेगा। इसे सीएजी कहा जाता है, कैग, कंट्रोलर ऑडिटर जनरल। ठीक है, और अगली जो नियुक्ति आती है वो किसकी आ रही है कि भारत का जो राष्ट्रपति है वो सर्वोच्च न्यायालय के और उच्च न्यायालय के सभी न्यायाधीशों की नियुक्ति करेगा। देखिए मैं यहाँ सर्वोच्च न्यायालय की जगह सुप्रीम कोर्ट प्लस हाई कोर्ट, यानी कि राष्ट्रपति क्या करेगा, सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के, चाहे वो मुख्य न्यायाधीश हो या उसके अन्य न्यायाधीश हो, सभी न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है। याद रखना, कई बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं
कि जो हाई कोर्ट है, उच्च न्यायालय है, ये राज्य के लेवल पर काम करते हैं, तो शायद इनके न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करेगा? राज्यपाल। नहीं, ऐसा गलत है। तो इनकी नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। हाई कोर्ट के सभी जजेज की नियुक्ति और सुप्रीम कोर्ट के सभी जजेज की जो अपॉइंटमेंट है वो कौन देता है? राष्ट्रपति देता है, ये फिक्स करता है। इसके अलावा जो भारत का मुख्य निर्वाचन आयुक्त है, तो भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त और अन्य आयुक्त, इन सभी की नियुक्ति कौन करेगा? राष्ट्रपति करता है। ठीक है। अगला आप इनको याद करते जाना, यहां से एग्जाम में कई बार क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है। दूसरा आता है कि संघ लोक सेवा आयोग, जो अखिल भारतीय सेवाओं की परीक्षाएं कराती है, संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है और अन्य सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। यह बात भी आपको याद रखनी है। ठीक है। एक और बचता है अपना कि वित्त आयोग के जो सदस्य होते हैं, फाइनेंस कमीशन के जो सदस्य होते हैं, उनकी नियुक्ति भी राष्ट्रपति करेगा। तो इन लिस्ट को आप याद रखना। इनके अलावा जो अनुसूचित जाति होती है, अनुसूचित जनजाति होती है, इनके लिए विशेष अधिकारी की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। यानी कि अनुसूचित जाति एससी और अनुसूचित जनजाति एसटी, के विशेष अधिकारी की नियुक्ति ठीक है। तो यहां तक ये चीजें आपकी क्लियर हुई। इसके अलावा एक और पॉइंट आपको याद रखना है कि भारत में जितने भी भाषाई अल्पसंख्यक वर्ग के लोग हैं, तो भाषाई अल्पसंख्यकों के संरक्षण के लिए भी एक विशेष अधिकारी की नियुक्ति की जाती है, और वो नियुक्ति कौन करता है? भारत का राष्ट्रपति करता है। यानी कि भाषा के आधार पर जो अल्पसंख्यक हैं भारत में, उनके संरक्षण के लिए विशेष अधिकारी की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। तो देखिए, ये थी राष्ट्रपति की नियुक्ति से संबंधित पावर, नियुक्ति से संबंधित अधिकार, कि राष्ट्रपति किन किन की नियुक्ति करता है। ये बहुत ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट है। आप इसको रट लेना, कुछ भी हो जाए, भूलना नहीं है। कुछ नहीं है इसमें, आपको क्या करना है, बस ये याद रखना है कि मंत्रिपरिषद की नियुक्ति प्रधानमंत्री की सलाह पर कौन करेगा? राष्ट्रपति करेगा। और प्रधानमंत्री की नियुक्ति भी कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। दूसरी बात आ रही है कि जो भारत का अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया है, यानी कि महान्यायवादी, जो भारत को सर्वोच्च स्तर पर विधि अधिकारी होता है या देश के लेवल पर जो कानूनी सलाह देता है महान्यायवादी, उसकी नियुक्ति भी कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। सीएजी की नियुक्ति, यानी कि भारत के नियंत्रक एवं मालेखा परीक्षक, सुप्रीम कोर्ट के और हाई कोर्ट के सभी जजेज का नाम आ जाए तो राष्ट्रपति। उसके अलावा जो भारत का इलेक्शन कमीशन का जो हेड होता है, मुख्य निर्वाचन आयुक्त और अन्य जो आयुक्त होते हैं, उन सब की नियुक्ति भी कौन करेगा? राष्ट्रपति करेगा। यूपीएससी के जो सदस्य होते हैं और उसका जो अध्यक्ष होता है, उसके सदस्यों की नियुक्ति, फाइनेंस कमीशन के सदस्यों की नियुक्ति, एससी और एसटी के संरक्षण के लिए विशेष अधिकारी की नियुक्ति और भाषाई अल्पसंख्यकों के संरक्षण के लिए विशेष अधिकारी की नियुक्ति कौन करेगा? राष्ट्रपति करेगा। ठीक है। ये तो हो गई किसकी? अधिकारियों को नियुक्त करने से संबंधित। अब देखिए, कुछ ऐसी संस्थाएं भी हैं भारत के अंदर जिनको सिर्फ राष्ट्रपति ही गठित कर सकता है। उन संस्थाओं को देख लेते हैं कौन कौन सी संस्थाएं हैं। ठीक है, चलिए। इसी के अंतर्गत कुछ संस्थाओं का ये गठन करता है, और किन किन संस्थाओं का गठन करता है उसको एक बार समझिए। देखिए,
आर्टिकल 280 में फाइनेंस कमीशन के गठन की बात की गई है, यानी कि वित्त आयोग का जो गठन किया जाएगा। तो वित्त आयोग का गठन कौन करेगा? राष्ट्रपति करेगा। और ये प्रावधान किस आर्टिकल में है? 280 में है। इसके अलावा जो अनुसूचित जाति आयोग होता है, तो अनुसूचित जाति आयोग का गठन भी कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। अनुसूचित जनजाति आयोग का गठन भी कौन करेगा? राष्ट्रपति करेगा। ठीक है। इसके अलावा जो ओबीसी होते हैं, अन्य पिछड़ा वर्ग, अदर बैकवर्ड क्लास, उस आयोग की स्थापना या उसका गठन भी कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग। तो इन चारों को आप याद रखना कि इन चारों का गठन कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। इसके अलावा एक और परिषद होती है हमारी, अंतरराज्यीय परिषद। तो अंतरराज्यीय परिषद का गठन भी कौन करेगा? राष्ट्रपति करेगा। अंतरराज्यीय परिषद का गठन, देखिए अंतरराज्यीय परिषद का गठन इसलिए किया जाता है कि केंद्र और राज्य के जो संबंध होते हैं वो अच्छी तरह से चले। किसके लिए? केंद्र और राज्य संबंधों के लिए, या राज्य और राज्यों के मध्य विवादों के निपटारों के लिए। कई बार क्या होता है कि कई दो राज्य होते हैं, वो आपस में क्या है, मतभेद की स्थिति उनमें उत्पन्न हो जाती है। तो उस मतभेद को समाप्त करने के लिए, या ये कह सकते हैं कि राष्ट्रपति अंतर्राज्यीय परिषद का गठन केंद्र और राज्य तथा अन्य राज्यों के साथ सहयोग और समन्वय स्थापित करने के लिए इसका क्या करेगा? गठन करेगा। ठीक है। एक और पावर राष्ट्रपति की यहां आती है कि अगर राष्ट्रपति चाहे तो वो किसी भी क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र घोषित कर सकता है। क्या कर सकता है? किसी भी क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र, शेड्यूल एरिया, घोषित कर सकता है। ठीक है। दूसरा, इसी के अंतर्गत हम एक और पॉइंट ले लेते हैं कि राष्ट्रपति अनुसूचित क्षेत्र का जो प्रशासन होता है और अनुसूचित जनजाति क्षेत्र का जो प्रशासन होता है, उनकी जो प्रशासकीय पावर्स होती हैं वो राष्ट्रपति के हाथों में होती हैं। अर्थात ये कह सकते हैं कि जो अनुसूचित क्षेत्रों का जो प्रशासन चलेगा या अनुसूचित जनजाति क्षेत्रों का जो प्रशासन चलेगा, वो प्रशासन डायरेक्ट रूप से कौन चलाता है? राष्ट्रपति चलाता है। और राष्ट्रपति उसके लिए कुछ अधीनस्थों की नियुक्ति करता है। किसकी नियुक्ति करेगा? अधीनस्थ अधिकारियों की नियुक्ति करेगा। और वो अधिकारी सीधे तौर पर किसको रिपोर्ट करते हैं? राष्ट्रपति को रिपोर्ट करते हैं। तो राष्ट्रपति अनुसूचित क्षेत्रों से संबंधित व अनुसूचित जनजातीय क्षेत्र क्षेत्रों का प्रशासक या प्रशासन चलाता है। जरूरी नहीं है कि ये स्वयं चलाए, अपने अधीनस्थ अधिकारियों की नियुक्ति कर सकता है और उनके माध्यम से उसको चला सकता है। दूसरी बात, एक पॉइंट यहाँ जो इम्पोर्टेंट है वो ये है कि राष्ट्रपति अगर चाहे तो प्रधानमंत्री से विधायिका के प्रस्तावों की और संघ के जितने भी प्रशासनिक कार्य हैं उनकी जानकारी मांग सकता है। किससे? प्रधानमंत्री से। क्या कर सकता है? विधायिका के कार्यों की जानकारी मांग सकता है। और इसके अलावा जो संघ के प्रशासनिक कार्य हैं इनकी जानकारी मांग सकता है। किससे? प्रधानमंत्री से। कार्यपालिका शक्ति में एक अधिकार और रह गया है राष्ट्रपति का, और वो है कि अगर किसी मंत्री ने कोई निर्णय लिया है और उस निर्णय का मंत्रिपरिषद ने अनुमोदन नहीं किया है, तो ऐसे निर्णयों का जो मांग होती है या प्रतिवेदन होता है, उस प्रतिवेदन को राष्ट्रपति किससे मांगेगा? प्रधानमंत्री से मांगेगा। तो प्रधानमंत्री से और क्या मांग सकता है? प्रतिवेदन मांग सकता है। किस विषय पर? कि अगर किसी मंत्री ने निर्णय लिया है और
निर्णय लेने का जो प्रतिवेदन उसने दिया है और उसका अनुमोदन मंत्रिपरिषद ने नहीं किया है, तो उसकी जानकारी कौन मांग सकता है? राष्ट्रपति मांग सकता है। किससे? प्रधानमंत्री से। तो ये थी हमारी क्या? कार्यपालिका शक्तियां। एक होती है हमारी सैन्य शक्तियां, मिलिट्री पावर्स। तो मिलिट्री पावर्स के बारे में देख लेते हैं। दूसरी शक्ति क्या थी अपनी? सैन्य शक्ति थी। सैन्य शक्ति में कुछ नहीं है। सैन्य शक्ति में बस इतना सा है कि जो राष्ट्रपति होता है वो देश की तीनों सेनाओं का प्रधान सेनापति होता है या चीफ कमांडर होता है। सैन्य शक्तियां, मिलिट्री पावर्स। तो देखिए, जो राष्ट्रपति होगा वो क्या होगा? तीनों सेनाओं का सेनापति। और तीनों सेनाएं कौन कौन सी अपने यहां? सभी लोगों को पता होगा। पहली है आपकी थल सेना, दूसरी है जल सेना जिसे हम नेवी के नाम से जानते हैं, और एक वायुसेना। ठीक है, तो इन तीनों सेनाओं का चीफ कमांडर कौन होता है? राष्ट्रपति होता है। ये एक पावर हो गई। दूसरी पावर सैन्य शक्ति के अंतर्गत ये आती है कि राष्ट्रपति किसी भी देश के साथ युद्ध की घोषणा कर सकता है और शांति स्थापित करने के लिए जो पावर्स उसको दी गई हैं वो किसके पास है? राष्ट्रपति के पास है। यानी कि किसी भी देश के साथ युद्ध की घोषणा और शांति स्थापित करने की शक्ति। अब यहां हमें एक बात समझनी है कि ये जो पावर दी गई है राष्ट्रपति को कि ये किसी भी देश के साथ में युद्ध की घोषणा कर सकता है और किसी भी देश के साथ में शांति स्थापित कर सकता है। तो यहाँ ये याद रखना है कि ये जो पावर्स है राष्ट्रपति की, ये विवेकीय शक्ति नहीं है, अर्थात वो अपने विवेक से ऐसा नहीं कर सकता। कब करेगा? जब मंत्रिपरिषद इस तरह की सलाह राष्ट्रपति को देगा। तो कब करेगा? मंत्रिपरिषद की सलाह के आधार पर। यानी कि मंत्रिपरिषद की सलाह के बिना राष्ट्रपति ना तो किसी देश के साथ में संधि कर सकता है, ना ही किसी देश के साथ में युद्ध की घोषणा कर सकता है, और ना ही किसी देश के साथ में कोई समझौता कर सकता है। और ऐसा कब करेगा? जब प्रधानमंत्री की जो मंत्रिपरिषद होती है तो वो मंत्रिपरिषद राष्ट्रपति को इस आशय की सलाह देती है और इस सलाह के आधार पर राष्ट्रपति किसी भी देश के साथ में अच्छे संबंध भी स्थापित करता है और युद्ध की घोषणा करता है। ठीक है, अब एक शक्ति और बची हमारी छोटी सी, 1 मिनट और लगेगा बस आपका। उसे बोलते हैं हम डिप्लोमेटिक पावर। कौन सी शक्ति है? डिप्लोमेटिक पावर, कूटनीतिक शक्तियां, या जिन्हें हम राजनयिक शक्तियां कहते हैं। कूटनीतिक या राजनयिक शक्ति। तो राष्ट्रपति की राजनयिक शक्ति क्या है? कुछ नहीं है। इसमें बस आपको इतना सा याद रखना है कि जो राष्ट्रपति होता है वो क्या करेगा? राजनयिक, पहले तो यहाँ ये समझिए कि जो राजनयिक या कूटनीतिक होता है, राजनयिक का मतलब होता है कि जो विदेशी राज्यों के साथ में संबंध स्थापित किए जाते हैं वो किस शक्ति के अंतर्गत आते हैं? राजनयिक शक्ति के अंतर्गत आते हैं। और राजनयिक शक्ति के लिए वो कुछ अधिकारियों की नियुक्ति दूसरे देशों में करता है जिन्हें हम राजदूत कहते हैं। तो पहला क्या है? राजदूत और कूटनीतिक अधिकारियों की नियुक्ति। नियुक्ति क्या करेगा? ये दूसरे देशों के लिए करेगा। दूसरा है कि दूसरे देशों के जो राजदूत यहाँ आते हैं, राजनयिक अधिकारी यहाँ आते हैं, उनका स्वागत करेगा। बस ये 2 पावर्स इसके अंतर्गत हैं। राजदूतों का स्वागत कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। तो ये थी हमारी आज की 3 पावर्स। विधायी शक्ति के बारे में हम अगले वीडियो में चर्चा करेंगे। उम्मीद करता हूं कि ये शक्तियां आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ चुकी होंगी
और इसी तरीके से आप मन लगा करके स्टडी करते जाइए, सफलता आपको जरूर मिलेगी। तब तक के लिए धन्यवाद।